हम बात कर रहे हैं एकल अध्ययन प्रविधि और सांख्यिकी विधि में तुलनात्मक अंतर की, कि दोनों में क्या तुलनात्मक अंतर होता है। इससे भी हमें एक बात समझ में आएगी, एक बात निकल कर भी आएगी कि एकल अध्ययन विधि में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी बात महत्वपूर्ण है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। आप थोड़ी देर के लिए व्हाइट बोर्ड देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं कि दोनों विधियों में क्या अंतर होता है। एकल अध्ययन विधि, देखिए ये है एकल अध्ययन विधि। इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पर, ये जीवन की परिस्थितियों की, जो जीवन की परिस्थितियां होती है उसकी विस्तृत व्याख्या करती है। विस्तृत व्याख्या मतलब जब हमने बात की थी सोर्सेज की, व्यक्तिगत लेख की, आलेख की, जीवन वृत्त की, फिल्म की, फोटो की, आत्मकथा की, डायरी की और स्वयं के लेख की, तो आप देखेंगे सब माता पिता पड़ोस सब कुछ, इसमें जितने भी हमारे पास सोर्सेज से जानने के वो सब आ गए। इससे यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये विस्तृत व्याख्या करती है। अब हम आते हैं सांख्यिकी विधि पर। यहाँ पर देखेंगे यह परिस्थिति की मतलब, यह मतलब सांख्यिकी प्रविधि, यह परिस्थितियों को परिमाणात्मक संबंध में मापने का प्रयास करती है। यहाँ पर हर एक पक्ष देखा जा रहा है उसका, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सब पक्ष देखे जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे मात्र हम क्या कर रहे हैं, परिमाणात्मक संबंध ही देख रहे हैं। तो ये दोनों में एक मेजर अंतर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एकल अध्ययन विधि के अंतर्गत। कह रहे हैं कि कुछ सीमित इकाइयों का अध्ययन हम वृहत रूप से कर सकते हैं। केस स्टडी जो है, जिसे हम शोध में किसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी को जानने के लिए, किसी उन्नति का ग्राफ देखने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम कोई छोटी सी यूनिट ले लेंगे, एक छोटी सी इकाई ले लेंगे। जब हमने एक छोटी सी इकाई ली है तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं हम सांख्यिकी विधि पर। ये देखिए, ये वेद सामान्यकरण की अधिक दृढ़ता में विश्वास रखता है। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक प्लस पॉइंट है सांख्यिकी में, हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास उस डेटा से जो हम विश्लेषण करते हैं उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं और उनके भी आधार पर हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है सांख्यिकी विधि में। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर। देखिए लिखा है, इकाई का चुनाव न्यायाधीश को देखकर नहीं किया जा सकता। अब कह रहे हैं यहाँ पर जब हम केस स्टडी को एक टूल की भांति ले रहे हैं तो यहाँ पर सैम्पलिंग जैसा कोई शब्द हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, या हम सैम्पलिंग नहीं ले रहे हैं। क्या होता है सैम्पलिंग? देखो, एक संख्या होती है, जनसंख्या होती है, समग्र जनसंख्या, पूरी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसको रिप्रेजेंट करने वाला, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला हम एक यूनिट ले लेते हैं, एक इकाई ले लेते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं और उस चुनने की क्या होती है, हमारे पास बहुत सारी विधियां होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सैम्पलिंग नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी विधि की। तो इसमें कह रहे हैं कि ये न्यायाधीश पर आधारित है और न्यायाधीश का चयन किया जा सकता है। यहाँ पर हम सैंपल ले सकते हैं, पूरी जनसंख्या का हम सैंपल ले सकते हैं और हम उस सैंपलिंग का चयन अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम बात कर रहे हैं एकल अध्ययन विधि की। अब कह रहे हैं सामान्यीकरण सामान्य ज्ञान पर आधारित रहता है, कम विश्वसनीय होता है, लेकिन इससे इस प्रक्रिया में विकास होता है। भाई कम विश्वसनीय क्यों होता है? भाई कम विश्वसनीय इसलिए होता है क्योंकि जब आप बात केस स्टडी की कर रहे हैं तो केस स्टडी में जब आप विभिन्न सोर्सेज से, प्राथमिक, द्वितीय, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनसे आप जानकारी या विवरण लेने का प्रयत्न करते हैं तो आप देखेंगे बाइसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। अगर आप मेरे लिए इस टूल का प्रयोग कर रहे हैं और अगर आप मेरे मित्र से पूछते हैं, अगर आप मेरे मित्र से पूछते हैं या रिश्तेदार से किसी से पूछते हैं तो आप देखेंगे अगर वो मेरे गुण तो बता देंगे लेकिन अवगुण नहीं बताएंगे। यदि व्यक्तिगत आलेख के बारे में मैं बात करूं
तो आत्मकथा लिखी इसलिए जाती है कि व्यक्ति उसको पढ़ के प्रभावित हो जाए, और हम बहुत सारा कुछ छिपा भी लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कम विश्वसनीय हो जाती है, लेकिन ये विकास को तो गति देती ही देती है। फिर हम बात करते हैं सांख्यिकी विधि की। यह परिमाणात्मक उपचार पर आधारित है, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, अधिक विश्वसनीय है। इसमें आंतरिक वेदता भी होती है। यहाँ पर विश्वसनीयता का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, उच्च हो जाता है। फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति या समूह को सामाजिक गतिविधियों पर लागू करने के लिए भावात्मक तथ्यों पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर भावना प्रधानता हो गई, व्यक्तिनिष्ठता आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे सांख्यिकी विधि के अंतर्गत यदि एकल अध्ययन अधिक संख्या में किया जाए तो जीवन के जो बिखरे हुए तथ्य हैं उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं, उन्हें भी हम समेट सकते हैं। तो ये हमने बात की एकल अध्ययन विधि और सांख्यिकी विधि में तुलनात्मक अंतर की। हमने दोनों की तुलना की, दोनों में अंतर जाना, और अंतर जानने के साथ साथ इसकी मुख्य विशेषताएं भी हमारे सामने आ गई। अब हम बात करेंगे अगले चरण के बारे में, और ये हमारा भाग 4 है, और केस स्टडी पर ये हमारा अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। हमारा जो अगला वीडियो है वो पाठ योजना को लेकर आएगा। आप उसका है ना, आप इस चैनल को, जो भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का जो चैनल हमने बनाया है, ये छोटा सा प्रयास जो हमने किया है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप उसे लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन दिया हुआ है आप उसे क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ आपको लगता है कि हमें सुधार करना आवश्यक है, तो अपेक्षित है, हम वो सुधार करेंगे। आप जो पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, प्रिंसिपल भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आनंदपुरा कोटा। मैं आपका भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यूट्यूब पर जो हमने चैनल बनाया है, मैं उस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये केस स्टडी का वीडियो नंबर 4 है, मतलब भाग 4 है, पार्ट 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि एकल अध्ययन विधि और सांख्यिकी विधि में क्या अंतर होता है, और साथ में हमने कौन कौन से क्षेत्र में एकल अध्ययन विधि का हम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। तो मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊं, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पॉइंट राइट डाउन करने में आसानी होगी। तो मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। अब हम बात करेंगे एकल अध्ययन विधि के उपयोग के संदर्भ में, कि एकल अध्ययन विधि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। एकल अध्ययन विधि का व्यापक रूप से हम निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैंने मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वो भी आप राइट डाउन कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। देखिए कौन कौन से विषय हैं। कानून में कर सकते हैं, बाल अपराधी के लिए कर सकते हैं, उपचार के लिए कर सकते हैं, मनोविज्ञान के लिए कर सकते हैं, परामर्श के लिए कर सकते हैं, निर्देशन के लिए कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा योगदान है। अर्थात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, जहाँ जहाँ हम एकल अध्ययन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि शुरू में क्या था। अभी ये वर्तमान की बात थी। आरंभ में हम देखेंगे कि केवल असमायोजन, जहाँ पर कुसमायोजन होता था, असमायोजन होता था, उसी क्षेत्र में एकल अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता था। और भी छोटे छोटे से विषय थे। देखिए कौन कौन से विषय थे कि विद्यालय में सफल या असफल होने वाले पर, टूटा हुआ गरीब परिवार है, विघटित परिवार है, और पिछड़े हुए या विकृत समुदाय वाले जो लोग हैं उन पर। परंतु आप देखेंगे कि अब इसकी पहुंच का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब हम सामान्य तथा प्रतिभाशाली बालकों की खोज के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यदि आप कक्षा में प्रतिभाशाली बालक के बारे में जानना चाहते हैं,
तो आप केस स्टडी को टूल बना सकते हैं, इस उपकरण का उपयोग आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भी संगठित सुसंगठित समुदाय है, कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं आपके सामने, जो सुसंगठित समुदाय है उसके बारे में, जो संस्थाएं शीर्ष पर हैं, जिनकी उपलब्धियां शीर्ष पर हैं, ऐसी सफल संस्थाओं के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो केस स्टडी एक अच्छा माध्यम हो सकती है, एक अच्छा उपकरण हो सकती है। बालकों की उपयोगिता की दृष्टि से इकाई की पहुंच को व्यवस्थित किया जा सकता है। उपचारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सामान्य रूप से परामर्श है, निर्देशन है। मनोविज्ञान के द्वारा विशिष्ट रूप से व्यक्ति के अध्ययन में उपचारात्मक मनोविज्ञान कई प्रकार की सेवाओं को बहुत सारे जो विद्यालय हैं इस प्रकार की काउंसलिंग की सेवाएं, निर्देशन और परामर्श की सेवाएं देते हैं। जो मनुष्य की आप देखेंगे जीवित प्राणी है, जब तक हम जीवित रहेंगे बहुत सारी समस्याएं हमसे जुड़ी रहेंगी और हमें उनसे एडजस्ट करना ही है अपने आप को, हमें समायोजित उन परिस्थितियों से होना ही है। तो हमें हमेशा क्या होगा, एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता होगी, हमें काउंसलिंग की आवश्यकता होगी। तो ये भी हमारा एक क्षेत्र है। मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सर्वप्रथम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान की जो धारणाएं होती हैं तथा व्यावसायिक तकनीकी जो क्षेत्र होता है, पहले हम उन पर बेस्ड होकर बात करते हैं, उसके बाद हम समस्याओं पर चलते हैं। वे इस ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और हमें हर एक परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी हम समायोजित हो सकें, ऐसा प्रयास करते हैं। जब व्यक्तियों की सहायता करके वे अपनी सहायता करने में समर्थ हो जाते हैं। कई घटनाओं में एकल अध्ययन विधि दूसरे अनुसंधान के जो विषय हैं उनसे भी हम संबंधित उसको कर सकते हैं। किसी व्यक्ति है या संस्था है या उसका जीवन इतिहास है या समुदाय का जीवन इतिहास है, ऐतिहासिक अनुसंधान है और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इस प्रविधि से मेल खा सकता है। एकल अनुसंधान में अनेक यंत्रों का प्रयोग भी आंकड़ों के संकलन में हम कर सकते हैं। जो विवरणात्मक अध्ययन हमें मिलता है, जो भी हम अध्ययन इकट्ठा करते हैं, विवरण अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति का अध्ययन सामान्य रूप से विकास की जो गति है उसके अतीत के अध्ययन पर आधारित होता है या होना चाहिए, जबकि प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है उसमें प्रगति की दिशा आगे की ओर होती है। तो मैं कुल मिलाकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि एकल अध्ययन विधि में जो विषय होता है, जो सब्जेक्टिव होता है, मतलब जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो हमारे अत्यधिक निकट होता है। क्यों? क्योंकि आप केस स्टडी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, तो आप उससे बड़ा निकटता का संबंध स्थापित करते हैं। उसका अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, तीनों अवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसे विकासात्मक अध्ययन भी कहा जा सकता है। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ये मैंने आपको समझाया, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्षेत्र जो हैं मैं उनको इंगित करती हूँ। देखिए, ये एकल अध्ययन विधि के उपयोग हैं। कौन कौन से क्षेत्र में हम इनका उपयोग कर सकते हैं? कानून के क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बाल अपराधियों की हिस्ट्री जानने के लिए, केस हिस्ट्री जानने के लिए कि वो जो बाल अपराधी और जो निरपराधी हैं उनमें क्या अंतर है, कैसे वो अपराध के क्षेत्र में आ गया, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसके मित्र रिश्ते, तो हम सारी उसकी जो निकाल रहे हैं, खाका निकाल रहे हैं उसका पूरा, वो बाल अपराधी के लिए भी हम इस क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उपचार के लिए कर सकते हैं। मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, अभी हमने बात की थी भिन्न भिन्न समस्याओं की, समायोजन की, असमायोजन की, कुसमायोजन की। परामर्श, हमें जीवन में हमेशा परामर्श चाहिए होता है, तो हम परामर्श के क्षेत्र में भी बात कर सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम निर्देशन की, तो निर्देशन के क्षेत्र की भी हम बात कर सकते हैं। सामाजिक कार्य होते हैं जीवन में बहुत सारे, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। फिर देखिए, हमने बात की थी कि केस स्टडी जो है वो आरंभिक काल में कहाँ पर था, तो हमने बात की कि असमायोजन के क्षेत्र में ही एकल अध्ययन विधि का प्राचीन समय में उपयोग किया जाता था। लेकिन अब देखेंगे आप, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो बहुत वाइड हो गया है, बहुत ब्रॉड हो गया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे
अब हम जो सफल संस्थाएं उनके बारे में बात करते हैं, सुसंगठित समुदाय उनके बारे में बात करते हैं, जो बिल्कुल वेल फर्निश्ड है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिनका कल्चर बहुत अच्छा है और जो बिल्कुल सेटल्ड हैं, जिन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बहुत लंबे समय से बनाए रखा है। उस क्षेत्र में भी अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम एकल अध्ययन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विकृत समुदाय ऐसे समुदाय हैं जो मेंटल हाइजीन जिनके पास नहीं है, जहाँ पर हाइजीन नहीं है, जो किसी ना तरह से अपंगता की श्रेणी में आते हैं, विकृत हो गए हैं, जिनका रूप बिगड़ गया है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ऐसे परिवारों का भी विषय हमारे लिए बन सकता है एकल अध्ययन का। जो परिवार विकृत हैं, टूटा हुआ परिवार है, गरीब परिवार है, तो हम एकल अध्ययन विधि के द्वारा इन क्षेत्रों को जो समस्याएं हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो था वो एकल अध्ययन विधि का उपयोग था। अब मैं इसी के साथ में आपको बता रही हूँ आधार के बारे में कि एकल अध्ययन विधि के क्या क्या आधार हो सकते हैं। देखिए, एकल अध्ययन विधि में जो अध्ययनकर्ता होता है वो अनेक स्रोतों से, देखिए हमने सोर्सेज की बात कर ली है, व्यक्तिगत स्रोत है, प्राथमिक है, द्वितीय हैं, हम अपने पिछले वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर नाम लेना ही ठीक समझूंगी कि अपने स्रोतों को एकत्र करके समस्याओं को पहचानने में और उसका समाधान करने में इसका प्रयोग करते हैं, और ये सम्मिलित प्रयास ही हैं जो हमें परिणाम तक पहुँचाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई समाज विरोधी व्यवहार वाले बालक का हमें अध्ययन करना है तो उसके निर्देशन में मनोवैज्ञानिक अध्यापकों का समुदाय, निर्देशन कार्यकर्ता, समाज सेवी, वो अन्य और भी बहुत सारे जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनसे हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके एकल अध्ययन के लिए घटना के अनुकूल समस्या का निदान करने के बाद उसके उपचार के लिए भी प्रयत्न किया जा सकता है। बाद में यदि हम देखें तो उसकी समस्या का समाधान की वैधता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उचित रूप में यदि हम देखें तो हमने जो ये कार्य किया है, निष्कर्ष जो निकाला है, उससे समाधान की ओर जो हम अग्रसर हुए हैं, यदि लक्षण इसके विरुद्ध हो तो ये समझा जा सकता है कि समस्या की पहचान हमने उचित रूप से नहीं की। यदि समस्या का उपचार ठीक प्रकार से किया गया है तो हम समझ लेंगे कि हमने समस्या की जो पहचान की है वो बिल्कुल सही तरीके से की है। सामाजिक विज्ञान को देखें आप तो समस्या के निदान की जो प्रक्रियाएं हैं तथा उसके समाधान की जो आपूर्ति तथा अपेक्षाकृत कठिन है। घर का सहयोग, जैसे हम उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे घर का है, सहयोग देने में असफल होना भी उपचार में बाधक हो सकता है। आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप नहीं बताना चाहते, आप छुपा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ भी हम असफल हो सकते हैं उपचार में। और उसी प्रकार जब उपचार प्रभावी नहीं होता है तो ये कठिन हो जाता है कि इसका दोष किसको दिया जाए, ये असफलता से संबंधित है या नहीं है। सुधार की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है और अत्यंत उचित तकनीक इसकी गति को तीव्र कर देती है। जब समस्या पहचान ली जाती है तब हम उसका उपचार कर देते हैं और सुधार होना शुरू हो जाता है। सफलता का श्रेय किसी भी कारण को देना बहुत ज़्यादा कठिन है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पढ़ने की जो क्षमता है उसको उसमें जो बच्चे में विकसित हो रही है तो उस विकास करने का श्रेय बच्चे में या ये श्रेय उपचार विधियों को दिया जाता है, जबकि ये इस पर निर्भर करता है कि बालक ने शिक्षण कितने ध्यान से किया है। मतलब एक बालक है जिसकी हम देख रहे हैं कि पढ़ाई में रुचि है या नहीं है, तो हम अब ये देख रहे हैं कि किसको दें। जो हमने उपचार विधियों का इस्तेमाल किया था हम उसको श्रेय दें और हम पाठ्य वस्तु को श्रेय दें, तो हम ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये बात की थी एकल अध्ययन विधि के आधार की कि क्या आधार हो सकते हैं, क्या उपयोग है। आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो पाठ योजना है उसके संदर्भ में बनेगा, तो पाठ योजना को आप ज़रूर देखें, आपके लेसन प्लान में काम आएगी और वो विषयवार हम बनाएंगे उसे, जो भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, हम सभी को शामिल करेंगे
और हमारी कोशिश होगी कि पाठ योजना आपको समझ में आ जाए। मैं आशा करती हूँ कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है और हमारे पूर्वज भी हमसे कहते रहते हैं कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है। यदि हम स्वस्थ हैं तभी आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें सब अच्छा लगेगा, शादी ब्याह, आना जाना, पढ़ना, सब अच्छा लगेगा। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये सब चीज़ें हमारे लिए गौण हो जाएगी। इसलिए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपके शिक्षण को हमने आरंभ किया है ऑनलाइन। कृपया वीडियो देखें और आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अभी हमने बात की एकल अध्ययन विधि के क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे एकल अध्ययन के उपयोग के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है।